विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मित्रों नमस्कार, ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण में संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण में अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार दोहरा लेते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण सबसे पहले देख लेते हैं। नत्वा सरस्वती देवी शोधां गुण्यां करोम्यहं, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे माहेश्वर सूत्र, आय उड़ रेल रे ए ओम आय औच है वरट लड़ यमंगणनम झभई घट धस जब गड दस खाफा छाठा था चट तव कपय सस सर और हल। आप लोग भी उच्चारण करते रहिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे ऐसाम अंत्या इतः। इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण हैं उनको इत कहा जाता है। फिर अगला था हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। हैवर्ड से लेकर हल तक जितने भी आ लगे हैं जिन वर्णों में, वो किसके लिए हैं? उच्चारण के लिए हैं। फिर हम लोग पढ़े थे लण मध्य तु इत संज्ञकः। ल और ड़ के बीच में जो ह्रस्व आ लगा है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वो इत संज्ञक है। फिर सूत्र हम लोग एक पढ़े थे हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या करता है कि ये अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा करता है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् उपदेशाद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। फिर अगला सूत्र था अदर्शनम लोपः। लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। फिर लोप करने वाला एक सूत्र हम लोग पढ़े थे तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् णादयो णाद्यर्था। फिर अगला हम लोग पढ़े थे प्रत्याहार विधायक सूत्र आदिरंतेन सहेता। अंते नेता सहिता आदिर मध्यगानाम स्वस्यचा संज्ञा स्यात् यथा अण इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः। आज हम लोग सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उकालो अच हर्ष दीर्घ पुलुतः। अलग अलग हम लोग सूत्रों को लिखेंगे। उकालो उकालो अच हर्ष दीर्घ प्लुतः, और इसका नंबर है 1227। सूत्र है उकालो अच हर्ष दीर्घ प्लुतः। उकार मतलब उ एक स्वर है, और स्वरों को बोलने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं हर्ष दीर्घ और प्लुत। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि जितनी देर बिजली चमकती है उतनी देर का समय स्वर होता है, उतनी देर स्वरों को बोलने में लगता है। लेकिन आजकल की भाषा में अगर हम लोग कहें आज के समय में, तो 1 सेकेंड लगभग जितना समय होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, और 2 सेकंड का समय लगभग दीर्घ स्वर, और 3 सेकंड का समय लगभग प्लुत स्वर। तो आज के जो भेद होते हैं, स्वर के जो भेद होते हैं, वो भेद हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अगर पूछा जाए प्रश्न कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये किसके भेद हैं, स्वर के भेद हैं कि व्यंजन के भेद हैं, तो फिर ये भेद किसके हैं? ये स्वर के भेद हैं। और इसकी वृत्ति है
उश्च ऊश्च ऊश्च उश्च ऊश्च और ऊश्च इति वाह वाम वाम काल यु कालो यस्य सोच क्रमाद हर्षो दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। संज्ञा स्यात् इसकी वृत्ति है उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह, फिर है वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् हरस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। ये जो उकालो अच हरस्व दीर्घ प्लुत है, ये हरस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। किसकी संज्ञा करता है? तो लिखा है कि अच की। अच का 3 नाम हो गया, एक हो गया हर्ष, फिर हो गया दीर्घ और फिर हो गया प्लुत। और लिखा है उश्च, ये हर्ष स्वर है, फिर है उश्च दीर्घ स्वर और फिर है ऊश्च, ये है प्लुत। इति वह, जैसे ये ऊ है और गुरु में जो ऊ है, गुरु उकारांत शब्द है, तो जब गुरु का रूप चलाएंगे तो गुरु गुरु गुरवाह बनेगा। गुरु गुरु गुरवाह रूप बनता है उकारांत का, तो ऊ का रूप चलाएंगे ना तो ऊ वह बनेगा। जैसे गुरु का गुरवाह बनता है बहुवचन में, उसी तरह के ऊ का रूप बनेगा वह। ये प्रथमांत बहुवचन है। और फिर वाम, जैसे षष्ठी का बहुवचन बनता है गुरुराम, उसी तरह ये वाम षष्ठी का बहुवचन रूप है। फिर लिखा है काल, काल मतलब समय। इन समय जो समय लगता है ना, वो कैसा समय है, उसको उस समय को क्या कहते हैं? क्रमात् मतलब क्रम से। यहां जैसे क्रम से है उश्च ऊश्च ऊश्च, उसी तरह से इन तीनों का क्रम क्या है? हर्ष दीर्घ और प्लुत। उश्च की हर्ष, ऊश्च की दीर्घ और ऊश्च की प्लुत, ये संज्ञा होती है। और सूत्र कौन सा है इनकी संज्ञा करने वाला? उकालो अच हरस्व दीर्घ प्लुता, ये हो गया सूत्र। उकालो अच हरस्व दीर्घ प्लुत ये क्या करता है? ये स्वर की हरस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण, और लिखा है उकालो अच हरस्व दीर्घ प्लुता, और इसकी वृत्ति लिखी है नीचे उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् हरस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। फिर नीचे लिखा है सा प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन त्रिधा। नीचे लिखा है सा प्रत्येक मुदात्त आदि भेदेन त्रिधा। ये लाइन है, ये सूत्र नहीं है, ये वृत्ति है। और हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि उकाल, उकाल मतलब ऊ जो अच है वो कैसे हैं? हर्ष दीर्घ प्लुत, ऊ ऊ और ऊ
के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय जिन स्वरों अच के उच्चारण में लगता है वे स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत कहलाते हैं। फिर उसके नीचे लिखा है अगले सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हुए आचार्य कहते हैं कि वह ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण जो है प्रत्येक उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित के 3 प्रकार के प्रभेद हैं। कौन से हैं? उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर है इसी प्रकार ह्रस्व उ दीर्घ उ एवं प्लुत उ भी 3 प्रकार के होते हैं। आगे इसके हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुता। अब इसमें केवल इतना ही है कि ये जो उ है वो केवल उ की बात नहीं है, वो ह्रस्व आदि हो सकता है, ई उ री ये स्वर की बात है, अच की बात है। ये नहीं केवल उ है, उ भी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है, कोई भी स्वर। फिर उसके आगे लिखा है उच्चई रुदात्तः। उच्चई रुदात्तः ये उदात्त संज्ञा करता है। किसकी उदात्त संज्ञा करता है? तो स्वरों की उदात्त संज्ञा करता है। ये उच्चई अव्यय पद है, उच्चई है, फिर आगे है उदात्त। उदात्त और अनुदात्त और स्वरित ये वेदों में प्रयुक्त होते हैं। ये लोक की भाषा में, लोक में प्रयोग इनका नहीं होता है और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे कि अनुदात्त और स्वरित इनके निशान होते हैं, इनके चिन्ह होते हैं, लेकिन उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। फिर आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से होती है उनकी उदात्त संज्ञा होती है। जैसे हम लोग अकु विसर्जनम कंठा पढ़ेंगे तो अकु मतलब जो आ है, आ ऊपर से जब बोला जाएगा कंठ के ऊपरी भाग से तो वहां पर हम लोग उदात्त करेंगे। फिर नीचे है विभिन्न स्वरों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अर्थात कंठ तालु मूर्धा आदि हैं। इन उच्चारण स्थानों में से प्रत्येक स्थान के 2 भाग हैं, एक ऊपर का भाग और दूसरा नीचे का भाग। फिर है जब स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से होता है तब वह उदात्त कहलाता है। उदाहरण के लिए आ का उच्चारण स्थान कंठ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। यदि उसका उच्चारण स्थान कंठ के ऊपरी भाग से किया जाए तो उसकी उदात्त संज्ञा होगी। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैः उदात्तः। फिर अगला सूत्र है नीचैः अनुदात्तः। नीचैः रनुदात्तः। इसका नंबर है 1 2 30 और इसका नंबर था 1 2 19। 1 2 30। इसको अलग हम लोग जब करेंगे ये हो जाएगा नीचैः अनुदात्त। इसमें लिखा है जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने निर्धारित उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से होती है उन्हें अनुदात्त कहते हैं। उच्चारण उदाहरण के लिए जब आ का उच्चारण कंठ के नीचे भाग से किया जाएगा तब उसकी अनुदात्त संज्ञा होगी। अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र अगर पूछते हैं तो वो सूत्र है नीचैः अनुदात्तः। नीचैः अनुदात्तः सूत्र क्या करता है? अनुदात्त संज्ञा करता है। अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र।
स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। अब इसकी वृत्ति हम लोग पढ़ लेते हैं। सा नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। इसको हम लोग अलग अलग करके लिख देते हैं। सा नव विधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व फिर है अनानुनासिकत्व ध्यान द्विधा। समाहार संज्ञा करने वाला सूत्र है समाहारः स्वरितः। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है सह नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। इसके पहले हम लोग सूत्र पढ़े थे अभी उच्चई उदात्ता नीचई अनुदात्ता और समाहारा स्वरितः। और उसके पहले सूत्र था उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया ह्रस्व आ और ये हो गया दीर्घ आ और ये हो गया प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये हमारे स्वर हो गए आ। या फिर उ को देख लेते हैं, जैसे उसमें उ लिखा है ऊ और ये ऊ हो गया, ये हो गया ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ और ये हो गया प्लुत। तो स्वर के अभी कितने भेद? 3 भेद। कौन से? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे उदात्त। इसको लिख लेते हैं ह्रस्व एक भेद हो गया ह्रस्व उदात्त। फिर हो गया दूसरा ह्रस्व अनुदात्त। फिर अगला ह्रस्व स्वरित। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जैसे 3 स्वर हैं, तो एक उसके बाद फिर हम लोग पढ़े उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब ह्रस्व आ या ई, कोई भी ह्रस्व आ हो उससे कितने भेद हो गए? 3। उदात्त अनुदात्त और स्वरित। फिर चौथा दीर्घ उदात्त, फिर दीर्घ अनुदात्त और फिर दीर्घ स्वरित। 3 भेद हो गए उदात्त, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। 3 भेद। और फिर अगले दीर्घ उदात्त अनुदात्त और स्वरित। 6 भेद हो गए। और फिर उसके बाद 7वां हो गया प्लुत उदात्त, फिर प्लुत अनुदात्त, फिर प्लुत उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये हो गए ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित 3 भेद। फिर दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित 6 भेद।
फिर प्लुत, उदात, अनुदात, स्वरित, ये हो गए 6 भेद और 9 भेद। अब हो गए स्वर के कितने भेद? 9 भेद। और फिर उसके बाद लिखा है आगे समाहारा स्वरिता जो सूत्र है उसकी वृत्ति लिखी है, सा नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व भ्याम द्विधा। फिर इनके 2 भेद और होते हैं, एक अनुनासिकत्व मतलब एक अनुनासिक, और फिर दूसरा चाहे निरनुनासिक कहें या फिर अननुनासिक। एक हो गया अनुनासिक। अब ये जो 9 भेद हैं, इन 9 भेदों में अगर अनुनासिक है, अगर उस पर चंद्र बिंदु लगा है, अनुनासिक का प्रयोग है, तो वो 9 हो गए। और 9 और कौन हो गए? एक चाहे निरनुनासिक का हो चाहे अननुनासिक। निरनुनासिक और अननुनासिक एक ही है, उसमें नासिका का प्रयोग नहीं होगा। तो 9 ये हो गए। और फिर उन्होंने कहा एक को अनुनासिक कर दीजिए, दूसरे को अनुनासिक कर दीजिए। तो 9 और 9 भेद हो गए 18। 18 भेद हो गए। और 18 भेद सब स्वरों के नहीं होते हैं। देखो, हरस, जिसका हरस होगा, जिसका दीर्घ होगा, जिसका प्लुत होगा, उसी के 18 भेद होते हैं। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे आ, ई, उ और री। आ हरस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो आ के 18 भेद, 9 ये वाले और फिर 9 अनुनासिक या अनुनासिक कर दीजिए। तो आ के 18 भेद, ई के 18 भेद, क्योंकि ई हरस्व भी होती है, दीर्घ भी होगी और प्लुत भी। उसी तरह से उ हरस्व दीर्घ प्लुत, फिर री हरस्व दीर्घ और प्लुत। तो आ, ई, उ, री, ये जो 4 स्वर हैं, इनके कितने भेद होते हैं? इनके भेद होते हैं 18। और फिर आगे ए, ओ, आए और औ, ये जो 4 स्वर है ना, इनका हरस्व नहीं होता है। कोई ये कहे कि ए हरस्व है और आय दीर्घ है, तो ये दोनों दीर्घ हैं। ए, ओ, आय, औ का हरस्व नहीं होता है। और अगर हरस्व नहीं होगा तो फिर उनके क्या होंगे? उनके फिर वही 6 भेद कम हो जाएंगे। 6 भेद कौन से कम होंगे? देखो, हरस्व उदात कम होगा, हरस्व अनुदात कम होगा, हरस्व स्वरित कम होगा। 3 ये हो गया कम, और एक अनुनासिक अननुनासिक में से 3 कम हो गया। तो 3 और 3 6 भेद ये कम हो जाएंगे। और इनके कितने भेद होंगे? 12 भेद होंगे। ए, ओ, आय, औ के 12 भेद होंगे। और एक स्वर ऐसा है कि जिसका दीर्घ नहीं होता, वो क्या है? लृ। जब दीर्घ नहीं है तो इसके भी 12 भेद हो गए। इसके कौन से भेद कम हो गए? दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात और दीर्घ स्वरित 3 ये और 3 ये अनुनासिक अननुनासिक से 6 हो गए। तो 12 में 18 से 6 कम हो गए, तो फिर 12 बचे इसके। लृ का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए लृ के 12 भेद। और फिर ए, ओ, आय, औ का हरस्व नहीं होता है, इनके भी 12 भेद। आगे हम लोग री और लृ को जोड़ करके 30 करते हैं। ये हो गया हमारा समाहारा स्वरिता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इसका जो अर्थ है। समाहार स्वरिता कहलाता है, अर्थात उदात और अनुदात इन दोनों के धर्मों का जहाँ एक जगह समाहार या संयोग होता है उसको कहते हैं स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित में एक चीज और जान लीजिए कि उदात जो हैं वो अपने उच्चारण स्थान के ऊपर वाले भाग से बोले जाते हैं, अनुदात नीचे वाले से बोले जाते हैं। उदात के लिए कोई रेखा नहीं, और अनुदात के लिए क्या है? अनुदात के लिए जैसे ये है आ,
आ मान लीजिए है, तो इसके लिए एक ऐसे पड़ी रेखा होती है अनुदात के लिए, और स्वरित के लिए क्या होती है, स्वरित के लिए एक ऐसे खड़ी हुई रेखा। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए ये पड़ी रेखा है, और स्वरित के लिए खड़ी रेखा। तो अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उनको कहते हैं उदात्त, और अपने उच्चारण स्थान के नीचे वाले भाग से जो बोले जाते हैं वो होते हैं अनुदात्त। और उदात्त अनुदात्त का जहाँ संयोग होता है, जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ से जो स्वर बोले जाते हैं वो होते हैं स्वरित। तो ये हो गया अर्थ समाहार स्वरित। जिस स्वर का उच्चारण स्थान उसके निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से किया जाता है उदात्त, तथा जिस स्वर का उच्चारण स्थान अपने निर्धारित स्थान के नीचे के भाग से किया जाता है उसे अनुदात्त। और फिर उसके बाद जिस स्वर की उत्पत्ति या जिस जहाँ पर दोनों स्वर मिलते हैं उदात्त और अनुदात्त के बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है स्वरित। फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 प्रकार के हो गए। फिर है ह्रस्व स्वर उदात्त, ये जो लिखा है ह्रस्व स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 हो गए। फिर उसके बाद दीर्घ उदात्त अनुदात्त स्वरित, फिर है प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस प्रकार से 9 भेद हुए, 3 3 6 3 9 ये भेद हुए। फिर उसके बाद इनमें से भी प्रत्येक के अनुनासिक एवं अनानुनासिक ये 2 प्रभेद होते हैं। वही एक में नासिका लगी रहेगी, 9 में नासिका का प्रयोग होगा, अनुनासिक होगा, और 9 में क्या होगा, अनुनासिक मतलब नासिका वाला चिन्ह होगा। फिर उसके बाद इनमें से भी प्रत्येक के अनुनासिक एवं अनानुनासिक ये 2 प्रभेद होते हैं। इस प्रकार आ ई इत्यादि स्वरों में से प्रत्येक स्वर के 18 प्रभेद हो जाते हैं। आज हम लोग सूत्र कौन सा पढ़े, एक बार फिर देख लेते हैं। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं उच्चई उदात्ता। उदात्त संज्ञा किसकी होगी, उच्चई की अव्यय पद है। फिर अनुदात्त संज्ञा किसकी होगी, नीचई है अनुदात्ता। फिर स्वरित संज्ञा किसकी होगी, समाहारः स्वरितः। सा 9 विधोपि, उसके 9 भेद होते हैं। अब फिर प्रत्येकम अनुनासिकत्व अनानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, फिर उनमें एक अनुनासिक होगा एक अनानुनासिक होगा। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। मित्रों जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से ग्रंथ कौन सा है, नीत शतक हम लोग संपूर्ण पढ़ चुके हैं, और उसकी सारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर है, और वो प्राइवेट नहीं है, उसमें प्राइवेसी नहीं लगी है, वो सबके लिए है, कोई भी पढ़ सकता है। और फिर उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का जो 4th अंक है वो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियो एक तरफ रखे गए हैं। और जो मित्र हमारे LT ग्रेड के अलावा जो मान लीजिए वो किसी B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो समास है और संधि है हिंदी में, उनकी भी प्लेलिस्ट अलग अलग है। और ये हम लोग अब इस समय शुरू किए हैं संज्ञा प्रकरण। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक एक ग्रंथ और एक एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।